गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग अपनी इस पहली क्लास के अंदर फर्स्ट ग्रेड का जो लिटरेचर पार्ट है वो शुरू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में जो अपने 23 पोएट्स हैं, 21 पोएट्स हैं, उनकी 23 पोएम्स दी हुई है। एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी। तो 23 पोएम्स है 21 पोएट्स की। ठीक है, देखिए अपने सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है सोनेट 130 और फिर आगे लिखा हुआ है शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। एक्चुअली ये जो पोएम है वो सोनेट 18 है। सोनेट 130 दूसरा है। हम लोग सोनेट 18 भी पढ़ेंगे और सोनेट 130 भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। बाकी हमारी क्लास किस प्रकार से चलेगी उसके बारे में बात करेंगे पहले, और बाकी चीजें आगे देखते जाएंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहें। हमारी क्लास जो है वो कुछ इस प्रकार से चलेगी। पहले हम थोड़ी बहुत पोएट के बारे में बात करेंगे। देखिए, अपना जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो काफी टाइम के बाद चेंज हुआ है, तो इसमें इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें पोएट के बारे में तो वैसे भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर कम चांसेस रहते हैं पूछने के, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल व्यू से भी अपने को जो पोएम पढ़नी है उसके पोएट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो जरूरी है वो लेंगे। उसके बाद में पोएम के बारे में, भाई उसका पब्लिकेशन ईयर क्या था, या वो किसी अगर जनरल में या किसी एडिशन में या किसी कलेक्शन में छपी है तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। बाद में उसकी समरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे ताकि अपन जब आगे पोएम पढ़े तो अपने को ज्यादा दिक्कत ना आए। पोएम के बारे में जनरल व्यू एक अपने को पहले से पता होगी पोएम में क्या क्या बात की हुई है। उसके बाद में हम पोएम का टेक्स्ट देखेंगे और 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फिर उसका क्या राइम स्कीम है, कौन कौन सी थीम्स है उसकी, या उसमें पोएट कुछ अलग से कहना चाहता है, या उसकी फिगर्स ऑफ स्पीच है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्रिटिकल एनालिसिस हो जाएगा। और उसके बाद जो PYQs या MCQs आप देख सकते हैं वो MCQs करेंगे, जो या तो किसी अदर स्टेट के एग्जाम में आए हो, क्योंकि अपने तो पहली बार जुड़ा है, तो या तो किसी अदर स्टेट के एग्जाम में आया हुआ हो, या PGT, ये जो नहीं होते एग्जाम सेंट्रल के PGT वगैरह के, इन एग्जाम्स में आए हुए हों, या UGC नेट वगैरह में कहीं आए हुए होंगे तो वो देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? पोएट के बारे में देखेंगे, पोएम के बारे में देखेंगे, समरी, टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और MCQs करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपनी क्लास आगे चलने वाली है। तो शुरू करते हैं पहले, सबसे पहले पोएट के बारे में। तो ये रहा। देखिए, विलियम शेक्सपियर के बारे में तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता विलियम शेक्सपियर को। जो लिटरेचर पढ़ता हो या लिटरेचर ना भी पढ़ता हो, लेकिन विलियम शेक्सपियर का नाम तो सबने सुना ही होता है। विलियम शेक्सपियर, इनको नेशनल पोएट भी कहा जाता है। और इनको बार्ड ऑफ एवोन भी कहा जाता है। बार्ड ऑफ एवोन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था, इनका बर्थ प्लेस वो है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन। ये इनके गांव का नाम मान लो, कंट्री साइड का नाम मान लो, तो इनको बार्ड ऑफ एवोन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और अब इनके बारे में कुछ बेसिक्स जो होते हैं, या इनका जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुई थी, पेरेंट्स कौन थे। हालांकि इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक जनरल अपने को जानकारी मिल जाए। आपको इतना कोई बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रहे आपको। तो इनका जो जन्म का साल है, बॉर्न, देखिए 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ था।
इनके जन्म के साल के बारे में या मतलब इनके जन्म के समय की बातें या जो अर्ली एजेस की जो बातें हैं वो अपने को ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन इनके बारे में इतना पता है कि बैप्टाइज्ड हुए थे ना, ये बैप्टाइज्ड वो 26 ऑफ अप्रैल 1564 को हुए थे। तो अपने को ये बात पता है और अंदाज से लगाया जाता है कि उससे 2-3 दिन पहले जन्म हुआ होगा, और ज्यादातर यही जानकारी लिखी हुई मिलती है कि इनका जन्म जो है वो 23 ऑफ अप्रैल 1564 में हुआ था। देखिए, बैप्टाइज्ड का मतलब होता है नामकरण। जैसे अपने यहाँ नामकरण होता है, ठीक उसी तरीके से वहां चर्च में ले जाकर बच्चे का नामकरण किया जाता है, उसको बैप्टाइज्ड बोलते हैं। तो इनको विलियम शेक्सपियर को बैप्टाइज्ड किया गया था 26 ऑफ अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, और इनका जो जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस वो मैंने आपको बताया, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन, ये इनके बर्थ प्लेस है, इनके गांव का नाम है। ठीक है, और जो इनके पेरेंट्स हैं ये कोई जनरल जानकारी है, बस आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। इनके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम है जॉन शेक्सपियर, और मदर है उनका नाम है मैरी अर्डन। तो पेरेंट्स कौन है? जॉन शेक्सपियर और मैरी अर्डन। ठीक है दोस्तों, और इनकी वाइफ का नाम था, जब इनकी शादी हुई थी ना तब इनकी एज थी 18 साल। तो इनकी वाइफ का नाम है एन हैथवे। एक एक्ट्रेस भी है एन हैथवे, तो इनकी वाइफ का नाम भी एन हैथवे था। और एक बात आती है कि इनकी जो वाइफ थी वो शादी के समय इनसे 26 ईयर्स ओल्डर थी, मतलब बड़ी थी। छब्बीस साल इनसे बड़ी थी जब इनकी शादी हुई थी, और इनको 3 बच्चे हुए थे। इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। बड़ी बेटी का नाम था सुजैन, एक बेटा था हेमलेट जिसकी डेथ हो गई थी, और उसकी डेथ के बाद में शेक्सपियर को इतना झटका लगा कि उन्होंने बाद में बहुत फेमस ट्रेजेडीज भी लिखी है। तो इनके कुछ पहले तो इनकी डेथ कब हो गई थी, देखिए दोस्तों, इनकी डेथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी डेथ जो हुई थी वो भी सेम डेट को हुई थी, 23 ऑफ अप्रैल 1616। तो 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। और जो इनके लिटरेरी करियर था उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इनके जो ये 1583-84 में लंदन आ गए थे, और वहां पर इन्होंने एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब ये लंदन आ गए थे तब इनके जो शुरुआती साल हैं, जो 1585 से लेकर 1592 तक, इनको लॉस्ट ईयर कहा जाता है, क्योंकि इन सालों के बारे में अपने को ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और इस समय इन्होंने क्या लिखा उसके बारे में भी ज्यादा जानकारी। तो इसके बाद में इन्होंने ना बहुत अच्छे से लिखना शुरू किया था, और कहा जाता है कि शेक्सपियर नाम के लिए नहीं लिखते थे, पैसा कमाने के लिए लिखते थे। इनके जो फादर थे वो ग्लव के मर्जेंट थे, लेकिन इतने पैसे वाले ये पहले तो नहीं थे। लेकिन जब शेक्सपियर ने लिखना स्टार्ट किया, और इनकी जो कोर्ट के साथ, मतलब उस समय के जो किंग्स थे या क्वींस थी, उनके साथ बहुत ही ज्यादा उठना बैठना था, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा लिखते थे, और उनके लिए लिखते थे जिनको अच्छे खासे पैसे मिलते थे। तो ये बहुत अमीर थे। कई जगह तो ये भी सुनने को मिलता है कि विलियम शेक्सपियर ने खुद नहीं लिखा, ये बहुत ज्यादा अमीर थे और इन्होंने जिसने लिखा उसका क्रेडिट मारा है बस। लेकिन ये सब तो बातें हैं। विलियम शेक्सपियर का नाम लिटरेचर में अमर है, उनको सब जानते हैं। ठीक है, इन्होंने 1599 में एक थिएटर स्टार्ट किया था, वो फेमस है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि उनके थिएटर का क्या नाम था।
तो इनके थिएटर का नाम था ग्लोब थिएटर। इनके थिएटर का नाम था ग्लोब थिएटर, ठीक है। और इन्होंने जो वर्क्स पब्लिश किए थे अपने लाइफ स्पैन के अंदर, वो 38 या 39 प्लेज लिखे थे इन्होंने टोटल, जिसमें 3 तरीके के प्लेज लिखे थे। सबसे पहले तो उन्होंने हिस्टोरिकल प्लेज लिखे थे। हिस्टोरिकल प्लेज के अलावा इन्होंने कॉमेडीज बहुत अच्छी लिखी हैं, और इनके बेटे की डेथ हो गई और इन्होंने बहुत ज्यादा दुख देख लिया, तो उसके बाद में इन्होंने बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज भी लिखी है। फेमस ट्रेजेडीज भी लिखी है। इसके अलावा इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिनमें से एक सोनेट की हमारे जो 2 सोनेट हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, ये 18 और 130, तो 154 इन्होंने सोनेट्स लिखे थे। अब जो सोनेट्स लिखे थे वो अलग अलग लोगों को डेडिकेट करके लिखे थे। जैसे सोनेट 1 से 126 तक जो सोनेट है वो फेयर यूथ को डेडिकेटेड करके लिखे हुए हैं, और जो सोनेट 127 टू 152 ये डार्क लेडी के बारे में लिखे हुए हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ये इनकी माँ थी कि इनकी कोई फ्रेंड थी, इनकी गर्लफ्रेंड थी, कोई नहीं जानता। ये आज भी राज है। डार्क लेडी को डेडिकेट करके लिखे हुए हैं। और जो सोनेट 153 एंड 154 माने जाते हैं, ये कहते हैं कि ग्रीक सोनेट्स हैं, और ये जो लिखे हुए हैं ये लव गॉड हैं ग्रीक में, ग्रीक माइथोलॉजी में लव गॉड, जिनका नाम है क्यूपिड, ये उनको डेडिकेट करके लिखे हुए हैं, ठीक है। और एक छोटी सी इनकी लिटरेरी वर्क्स हैं उनके बारे में जानकारी है कि इन्होंने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखी हुई हैं, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। कौन कौन सी पोएम्स हैं अभी बता देते हैं आपको। कहाँ लिखूं, चलो यहीं लिख देता हूं। जो इनकी पहली पोएम है वो है वीनस एंड एडोनिस, और जो इनकी दूसरी पोएम है वो है द रेप ऑफ ल्यूक्री। दूसरी पोएम है द रेप ऑफ, देखिए इसको ल्यूक्रीज नहीं पढ़ना है, ल्यूक्री ही पढ़ना है। तो ये इनकी कुछ लिटरेरी करियर के बारे में हमारी बात हो गई। ये छोटी छोटी बातें अपने को याद रखनी है इनके पोएट के बारे में, ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ ले लेंगे। और बाकी शेक्सपियर के बारे में जब हम लोग हमारी लिटरेरी एजेज और लिटरेरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम ये जानेंगे कि वहाँ पर शेक्सपियर के जो अलग अलग वर्क्स हैं उनके नाम देखेंगे। उन्होंने जो प्लेज लिखे हैं उनके सारे, जैसे हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, ये है वो वहाँ हम जान लेंगे, ठीक है। अब हम कुछ बातें करेंगे पोएम के बारे में कि पोएम कब पब्लिश हुई थी, और आगे फिर समरी के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी पोएम का नाम है शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, और आगे आया हुआ है ये रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन देखो दोस्तों वो होता है जिसमें पूछने वाले को ये उम्मीद नहीं होती कि सामने वाला जवाब देगा और वो नेक्स्ट लाइन में ही खुद ही जवाब दे देता है, उसको कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। और इसमें पोएट कह रहा है शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, कि क्या मैं तुम्हारी तुलना
समर के दिन के साथ करूं, और बाद में वो जवाब देता है कि नहीं नहीं तुम इससे बेहतर हो, और वो कैसे कैसे बेहतर है नेचर से भी वो आगे पोएम के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये पोएम जो है वो कब पब्लिश हुई थी? अच्छा, लिखी गई थी लगभग अराउंड 1590s के आसपास ये लिखी हुई थी। एग्जैक्ट डेट अपने को नहीं पता है। रेनेसां पीरियड चल रहा था उस समय, और रेनेसां पीरियड में भी एलिजाबेथन पीरियड था। और उस एज की बहुत अच्छी खास बात ये थी कि इसमें ना ये पोइट की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं लिखते थे, और यही कारण है कि इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अपने को नहीं मिलती है। बाकी ये पोएम पब्लिश हुई थी 1609 के अंदर। और पब्लिश किसने करवाई थी दोस्तों? ये पब्लिश विलियम शेक्सपियर ने नहीं करवाई थी, ना ही इनके किसी दोस्त ने करवाई थी। उस समय माना जाता है कि एक आदमी था जिसका काम ही यही था कि वो फेमस राइटर्स के कुछ वर्क्स इधर उधर से चुरा लेता था और पैसे कमाने के लिए उनको बेच देता था, और उसको पता होता था कि किस पोएम को या किन वर्क्स को छापने पर उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, कौन फेमस राइटर है। उस समय कॉपीराइट के कानून इतने मजबूत नहीं हुआ करते थे, जिस कारण से पोएट ये भी क्लेम नहीं कर सकता था कि ये मेरे लिखी हुई है। तो एक उस आदमी का नाम था थॉमस थॉप। तो थॉमस थॉप ने क्या किया कि बिना विलियम शेक्सपियर को पूछे हुए उनकी सोनेट्स को छपवा दिया था। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे थे, जो ड्रामा लिखे थे, वो तो पैसे कमाने के लिए लिखे थे, उनको छपवाया भी गया था, उसके उनको पैसे मिले थे। लेकिन शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखे थे वो पब्लिश करवाने के लिए लिखे ही नहीं थे। उन्होंने वो अपने दोस्तों के लिए लिखे थे, और सोनेट्स की जो कॉपीज थी वो अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। उसी में से माना जाता है कि किसी दोस्त ने या उनके बिलाउड ने विलियम शेक्सपियर पर यह भी इल्जाम लगता है कि वो गे हैं, तो विलियम शेक्सपियर ने वो कॉपीज अपने दोस्तों में बांट रखी थी, और उन्हीं में से कोई एक कॉपी थॉमस थॉप के हाथ लग गई थी, और फिर थॉमस थॉप ने वो पब्लिश करवा दी थी। और उस समय कॉपीराइट के कानून इतने मजबूत नहीं होने के कारण क्लेम भी कोई नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से जैसे ये पब्लिश हुए थे ना जब 1609 में, तब एक लाइन लिखी हुई आती है कि थॉमस थॉप ने ये किसको डेडिकेट किए। तो थॉमस थॉप की एक लाइन है, टू द ओनली। देखिए दोस्तों, ये ओनली एक आर्काइव वर्ड है। ओनली की स्पेलिंग आज की स्पेलिंग की तरह नहीं है, ओनली की स्पेलिंग यही रहेगी। टू द ओनली बिगेटर ऑफ दीज इंश्यूइंग सोनेट्स मिस्टर डब्ल्यू.एच। मिस्टर डब्ल्यू.एच को ये इन्होंने डेडिकेट करी है लाइन्स। टू द ओनली बिगेटर of these ensuing sonnets मिस्टर डब्ल्यू। अब दोस्तों, इन डब्ल्यू.एच कौन थे जिनको ये सोनेट्स जो है 1 से लेकर 126 तक भी डेडिकेट किए हुए हैं? और थॉमस थॉर्प ने भी जो ये सोनेट्स सारे पब्लिश करवाए वो इनको डेडिकेट किए हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि यही वो मिस्टर डब्ल्यू.एच हैं जिन्होंने ये कॉपीज थॉमस थॉप को अवेलेबल करवाई थी। और इनके बारे में ये भी माना जाता है कि किसको डेडिकेट करके वो सोनेट सारे लिखे हुए हैं। तो इनके बारे में जैसे छोटी छोटी 3 धारणाएं मानी जाती है, और उसमें जो पहली बता रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली सारी जगह वही धारणा मिलती है कि एक आदमी थे जिनका नाम था हेनरी रिजली। देखिए, रिजली की स्पेलिंग ना अलग होगी थोड़ी, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। इनको रियो दशली नहीं पढ़ना है, इनका रिजली ही पढ़ना है, हेनरी रिजली। इनको कहा जाता है कि ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है।
और इसको भी ना साउथ हैम्पटन नहीं बोला जाता, साउथ हैटन बोला जाता है, लेकिन अपने को आदत पड़ चुकी है बोलने की, तो ये अर्ल ऑफ साउथ हैटन। तो इन मोस्टली यही माना जाता है कि जो सोनेट 1 से लेकर 126 तक है वो अर्ल ऑफ साउथ हैटन को डेडिकेटेड है, और इनके जो शुरू के वर्ड्स हैं इनको उल्टा करने पर WH बनता है, तो हो सकता है ये हो। और दूसरे इनके पैटर्न हैं। देखिए दोस्तों, पैटर्न उनको कहा जाता है जो उस समय के कवियों को संरक्षण देते हैं, उनके घर परिवार को चलाने के लिए पैसा देते हैं, खूब सारा पैसा देते हैं। तो वो थे अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक के विलियम हर्बर्ट। ये कौन थे दोस्तों? अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। देखिए, अर्ल एक उपाधि होती है और ये इनका नाम है, स्थान का नाम है। तो ये अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे विलियम हर्बर्ट। और तीसरा थोड़ा बहुत ये भी माना जाता है कि इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था विली हगीज। विली हगीज ये इनके दोस्त थे। तो ऐसा माना जाता है कि इनको डेडिकेट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही माना जाता है कि अर्ल ऑफ साउथ हैटन से इनको डेडिकेट करके लिखे हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ जानकारी हो गई पोएम के बारे में। बाकी पोएम का जब क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तब उसके बारे में पोएम की कुछ डीप बातें होंगी, वो भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट। अब हम लोग इसकी समरी पर थोड़ी बात कर लेते हैं, ताकि अब जब हम आगे टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन करें तब अपने को थोड़ी माइंड में ये रहे कि अपने तैयार है, बस लाइंस को एग्जैक्ट पढ़ना है। और क्वेश्चंस एग्जैक्ट लाइन से भी उठते हैं, इसलिए आपको टेक्स्ट जरूर पढ़ना है लाइंस का। ठीक है, तो समरी पर बात करते हैं। मोटी मोटी मैं आपको कहानी बता देता हूँ पहले, फिर पढ़ते हैं। इस पोएम में पहले शेक्सपियर कहते हैं कि क्या मैं अपने बिलव्ड को डेडिकेट करके लिखा। एक बात और, जो पोएम, जो सोनेट्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 17 तक, वो प्रोक्रिएशनल है। मतलब उसमें शेक्सपियर ये कहते हैं कि अपने बिलव्ड को कि आप बहुत सुंदर हैं और आपको अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए शादी कर लेनी चाहिए। शादी करेंगे तो आपके बच्चे होंगे, आपको बच्चे भी करने चाहिए ताकि आपकी सुंदरता बनी रहे, खत्म ना हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सुंदरता आपके खत्म होने के साथ चली जाएगी। लेकिन जो सोनेट 18 है वो कुछ अलग है। इसमें पोएट प्रोक्रिएशन की बात नहीं करते, इसके अंदर पोएट आर्ट की बात करते हैं। इसके अंदर जो उन्होंने अपने बिलव्ड की ब्यूटी को इटर्नल करने की बात करी है वो आर्ट के द्वारा करी है। आर्ट के द्वारा कैसे? इन्होंने ये सोनेट लिखा और इस सोनेट के अंदर लिखा कि जब तक ये सोनेट पढ़ा जाएगा तब तक उनके जो बिलव्ड है उनकी ब्यूटी मर नहीं सकती, और उनकी ब्यूटी के बारे में इस पोएम के अंदर लिखा हुआ है। तो इन दिस सोनेट, इस सोनेट के अंदर शेक्सपियर कंपेयर्स हिज बिलव्ड द फेयर यूथ, उनके फेयर यूथ की तुलना समर के दिन से करते हैं। पहले तो वो समर के दिन से उसकी तुलना करते हैं और कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना समर के दिन के साथ करूं, और बाद में वो तर्क देते हैं कि नहीं, तुम उससे भी ज्यादा सुंदर हो, उससे भी ज्यादा टेम्परेट हो, उससे भी ज्यादा काम हो। और कैसे कैसे क्या तर्क देते हैं वो हम पोएम के अंदर देखेंगे। ही कंक्लूड्स, बाद में वो कंक्लूड करते हैं, हिज बिलव्ड इज एक्चुअली मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, उनकी जो बिलव्ड है वो उस समर के दिन से भी ज्यादा। समर का दिन आप ऐसे मान रहे होंगे कि समर का दिन सुहावना कैसे हो सकता है, तो जो इंग्लैंड है वहां के समर के दिन सुहावने माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पूरे साल ठंड पड़ती है और बहुत कम टाइम के लिए जब समर आता है, जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती है नीचे धरती पर, तो वो दिन बेहतर माने जाते हैं। हमारे यहाँ की तरह नहीं होते जो पसीने छुड़ा दे। वहां के जो समर के दिन है वो बहुत ही सुहावने होते हैं, इसलिए उसकी तुलना समर के दिन से करी है। और पोएट कहता है कि तुम उससे भी ज्यादा लवली हो और उससे भी ज्यादा टेम्परेट हो। While a summer's day can be too hot and sometimes cloudy, बाद में ये तर्क देता है कि क्यों
तुम ज्यादा टेम्परेट हो और तुम क्यों ज्यादा लवली हो। तो वो कहता है कि समर का दिन कभी कभी बहुत ज्यादा हॉट हो सकता है जो अपने को तकलीफ दे सकता है, या कभी कभी सूरज को क्लाउड्स जो होते हैं वो ढक लेते हैं, बादल ढक लेते हैं। लेकिन और एक कमी ये भी है कि इट सेल्फ इज वेरी शॉर्ट, मतलब ये जो सीजन होता है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम का होता है और बहुत ही कम समय में ये चला भी जाता है। लेकिन तुम्हारी जो ब्यूटी है वो परफेक्ट है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम उससे भी ज्यादा बेहतर हो। बाद में शेक्सपियर कहता है, पॉइंट्स आउट दैट एवरीथिंग इन नेचर इवेंचुअली फेड्स ड्यू टू टाइम और चांस। ये कहता है कि समय जब जब बढ़ेगा ना आगे, तब उस समय का एक चक्र होता है या कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है जिसके कारण जो सुंदर से सुंदर चीज प्रकृति में बनी हुई है वो नष्ट हो जाएगी। या तो परिस्थिति के कारण हो जाएगी या तो समय के चक्र के कारण हो जाएगी। अब समय का चक्र मतलब जैसे दिन होता है तो वापस रात होती है, दुख होता है तो सुख आएगा, ऐसे चक्र चलता है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, हर चीज जो बनी है वो बिगड़ेगी। तो इसी प्रकार से उस चक्र के कारण भी जो सुंदर से सुंदर चीज प्रकृति के अंदर विद्यमान है वो चली जाएगी। लेकिन हाउएवर ही क्लेम्स, वह कहता है कि हिज बिलव्ड इटर्नल समर, यानी कि उसकी जो इनर ब्यूटी है बिलव्ड की और यूथ जो उसका जवानी है वो कभी भी फेड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका उसने तर्क दिया है। ही आर्ग्यूज दैट इवन डेथ कैन नॉट क्लेम दैट द बिलव्ड बिकॉज दिस पोएम विल कीप देयर मेमोरी अलाइव फॉरएवर। एक मिनट, ये कहता है कि उसकी जो बिलव्ड है उसकी ब्यूटी कभी भी कम नहीं हो सकती। इनर ब्यूटी की बात कर रहा है, ये लिखा हुआ है इनर ब्यूटी। इनर ब्यूटी कभी भी कम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती कम, क्योंकि जब तक ये पोएम लिखी हुई है और ये पोएम पढ़ी जाएगी तब तक उसकी इनर ब्यूटी जो है वो ये पोएम उसका बखान करती रहेगी। एज लॉन्ग एज ह्यूमंस कैन ब्रीथ एंड आईज कैन सी, ये जो कंक्लूडिंग कपलेट है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि जब तक इंसान सांस लेता रहेगा और आंखें देख सकेगी, ये थोड़ा हाइपरबली का यूज कर रहे हैं, तो जब तक इंसान सांस लेता रहेगा और आंखें देखती रहेगी, दिस पोएम विल लिव ऑन, ये पोएम जिंदा रहेगी और गिव लाइफ टू द बिलव्ड ब्यूटी, और जो बिलव्ड उसकी जो इनर ब्यूटी है बिलव्ड की, उसको ये लाइफ देती रहेगी। और आज देख लो 400 साल हो गए इस पोएम को लिखे हुए लगभग, और 400 साल बाद भी अगर हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं शेक्सपियर की बात सही भी थी दोस्तों। तो आज हमारी चर्चा हुई पोएम के बारे में, पोएट के बारे में थोड़ी बहुत, और आज हमने समरी भी देख ली। कल हम जो है अगली क्लास होगी उसमें इसके टेक्स्ट के बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे, और जो इसका क्रिटिकल एनालिसिस होगा बाद में हो सकेगा तो कल की क्लास में ही बहुत सारे एमसीक्यूज देख लेंगे, जिसके बाद ये पोएम आपके कंप्लीट हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, और कोई गलती हुई तो माफ करना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।